दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार एक झटके में बदल कैसे गए? पटना के राजनीतिक गलियारों में यह एक सस्पेंस है। दिल्ली एक झटके में नीतीश कुमार को साथ लेने के लिए तैयार क्यों हो गई? यह पटना से लेकर दिल्ली तक के बीजेपी के राजनीतिक गलियारों में अभी भी सस्पेंस है। और आरजेडी ऐसी घटना होने वाली है, इसे भांप आखिरी क्षणों तक क्यों नहीं भांप पाई, यह भी सस्पेंस है। तो क्या यह पूरा ऑपरेशन जिस महीन तरीके से चलाया गया उसे कोई जान समझ ही नहीं पाया? यह खेल कैसे हो रहा है और इस खेल के दायरे में कौन कौन खड़ा है? लेकिन इस खेल की शुरुआत होती कहां से है? और राजनीतिक तौर पर इस वक्त जब तेजस्वी ने कहा सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होगा जो दिखाई दे रहा है, तो एक झटके में दिल्ली में पैनिक बटन दब गया। क्या वाकई सब कुछ अनुकूल होकर भी अनुकूल नहीं हो सकता है? तो क्यों नहीं दो तरफा खेल शुरू किया जाए जिसमें नीतीश कुमार को लेने के लिए दिल्ली की कोई सहमति नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो पहले वो इस्तीफा दें, उसके बाद उन्हें समर्थन पत्र दिया जाएगा। यानी अपने आप को अलग थलग उसी दिल्ली ने कर लिया जहां से इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। नीतीश के बगैर बीजेपी चुनाव अगर लड़ती है, इससे पहले बिहार में उसने कब लड़ा है, यह जब आप सोचना शुरू कीजिएगा तो आपको 25 बरस पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि हर चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे हैं। और बिना नीतीश के चुनाव एक ही बार बीजेपी ने लड़ा और वह 2014 का चुनाव था, जब नरेंद्र मोदी की पताका पूरे देश में बदलाव की दृष्टि से देखी जा रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी बिहार में 37% के वोट का आंकड़ा कभी बीजेपी पार नहीं कर पाई, चाहे एक वक्त उनके साथ नीतीश कुमार हो चाहे ना हो। यानी 2014 में जब नीतीश साथ नहीं थे तब भी 37% वोट ही मिले, और जब नीतीश साथ थे और एलजेपी साथ नहीं हुआ करती थी उस वक्त भी आंकड़ा लगभग 37, 38, 39, इससे ज्यादा नहीं गया। और जिस दौर में भारत की राजनीति को नरेंद्र मोदी ने इस पार या उस पार खड़ा कर दिया है, तो बिहार का वोटर भी या तो बीजेपी के साथ खड़ा होगा या विरोध में खड़ा होगा, यानी वह भी खुले तौर पर बंट जाएगा। और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होंगे, तो सर्वे रिपोर्ट जब आनी शुरू हुई, वह प्रोफेशनल्स के जरिए सर्वे रिपोर्ट थी, वह आरएसएस की अपनी सर्वे रिपोर्ट थी, वह बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद निकाली गई सर्वे रिपोर्ट थी। और हर रिपोर्ट इस बात की दिशा में जा रही थी कि 19 को 24 में दोहराना नामुमकिन है। राजनीतिक तौर पर यह नामुमकिन की परिस्थिति कहीं बड़े घाटे सौदे की दिशा में बीजेपी को खड़ा कर रही थी। यानी बिना नीतीश के चुनाव बीजेपी कैसे लड़ेगी? सवाल यह नहीं कि नीतीश झटके में कैसे बदल गए, सस्पेंस यह है। सवाल यह है कि किस तरीके से दिल्ली का ऑपरेशन शुरू हुआ और ना चाहते हुए भी पटना के राजभवन के भीतर भी धड़कनें बढ़ने लगी और वहां भी राजनीतिक मशक्कत शुरू हो गई। नीतीश कुमार जो पहुंचे थे जिस दिन कर्पूरी ठाकुर को भारत सम्मान से सम्मानित किया गया, उसके एक दिन पहले वो राजभवन गए थे। उस राजभवन में एक चौथा शख्स भी मौजूद था। वो कौन था? और राजभवन की राजनीति से कुछ लेने देने की स्थिति होती नहीं है, लेकिन इस दौर में राजभवन शायद ऑपरेशन लोटस का वो किसी भी प्रदेश में खेला गया हो उसकी भूमिका बड़ी होती है। तो क्या यह ऑपरेशन लोटस दिल्ली से शुरू किया गया और पटना के राजभवन जिसके चंद फरलांग की दूरी पर एक अणे मार्ग है जहां पर नीतीश कुमार का घर है, जो इतना सटा हुआ है कि कहते हैं जोर से बोलिएगा तो आवाज राजभवन में सुनाई दे जाएगी, और फुसफुसाइएगा तो पता चल जाएगा कुछ तो हो रहा है। तो इस ऑपरेशन की शुरुआत दिल्ली ने क्यों की? हमें लगता है उसकी पहली बिसात समझनी होगी, क्योंकि खास तौर से राम मंदिर बनने के बाद जो 400 का नारा निकला, या फिर धारा 370 के बाद की परिस्थितियों को अगर परखिएगा,
तो उसके बाद से नरेंद्र मोदी का कद राजनीतिक तौर पर जितना बड़ा किया गया, वो तमाम परिस्थितियां एक झटके में 400 पार की परिस्थिति में लाकर मोदी सरकार को 2024 में खड़ा करने की स्थिति में नहीं थी। और आकलन पहली बार शुरू इस बात को लेकर हुआ, अगर इंडिया गठबंधन बन रहा है, अगर न्याय यात्रा बिहार पहुंच रही है, अगर उससे पहले खेल नहीं होता है, और खास तौर से न्याय यात्रा अगर बंगाल पहुंचे, तो ध्यान दीजिए बंगाल में पहुंचने के एक दिन पहले ममता बनर्जी ऐलान करती हैं कि किसी भी हालत में अब सीटों को लेकर तालमेल नहीं होगा। यानी न्याय यात्रा पहुंचने वाली है, राहुल गांधी आने वाले हैं, और उससे पहले ममता बनर्जी ने झटका दे दिया। बिहार में भी कल न्याय यात्रा पहुंचेगी, उससे पहले राजनीतिक घटनाक्रम ने बताना शुरू कर दिया कि किस दिशा में कौन सी परिस्थिति कल तो सीमा पर रहेगी, परसों पहुंचेगी, और कल ही सारा खेल पटना के भीतर हो जाना है। यानी न्याय यात्रा घुसने के एक दिन पहले बिहार की राजनीति ठीक वैसे ही पलटेगी जैसे अपने दायरे में ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति को इंडिया को लेकर पलट दिया। फिर वही सवाल, ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, और इस ऑपरेशन को कितने महीन तरीके से बताया गया, फैलाया गया, विस्तार दिया गया, जिसकी जानकारी पटना के राजनीतिक गलियारों में भी आ नहीं पाई, और सब कोई सोचते रहे कि यह सस्पेंस क्यों है। बहुत पुराने नेता हैं शिवानंद तिवारी जी, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कहा, हमें तो याद नहीं आता है कि एक झटके में नीतीश कुमार ऐसे कैसे बदल गए, क्योंकि इससे पहले उनका सामना नरेंद्र मोदी से जब योगी शपथ ले रहे थे तब हुआ था, और वो 2017 का जिक्र करने लगे, और उस दौर में भी वह किस तरीके से नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीर उभर कर आए, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हाथ हाथ में थाम कर उछाल दिया था हवा में, और एक झटके में बिहार की पूरी राजनीति में राजनीतिक मशक्कत शुरू हो गई थी, तो वह स्थिति इस दौर में तो कभी नजर नहीं आती है। तो यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन्हें भी नहीं पता। तमाम कद्दावर नेताओं को अगर टटोलना शुरू कीजिएगा बिहार के भीतर, तो कहते यही हैं कि ऑपरेशन दिल्ली का होगा, इनकार नहीं है, लेकिन यह कोई नहीं कहता है कि इस ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस ऑपरेशन लोटस का मतलब 3 बड़े हथियार होते हैं। पहला हथियार होता है पैसे का, पद का, दूसरा हथियार होता है एजेंसीज का, जिसमें सीबीआई और ईडी होती है, तीसरा हथियार बड़ा राजभवन का होता है। इस दौर में पद भी है, पैसा भी होगा। इस दौर में ईडी और सीबीआई भी है, उनकी खामोशी भी ऑपरेशन का हिस्सा होती है, या उसको कहां कैसे किस रूप में मूव करना है, या खास तौर से आईटी के दायरे में आने वाले जो भी विधायक एमपी होंगे वह तो उस दायरे में आ ही सकते हैं। और तीसरी स्थिति राजभवन की, यहां पर अंतर यह आया कि राजभवन ज्यादा सक्रिय हुआ। राजनीतिक तौर पर बिहार की राजनीति के सामने जब मानचित्र पर रखकर एक एक कदम दिल्ली ने बढ़ना शुरू किया, तो पहले राउंड में 2-3 बातें खुले तौर पर निकल कर आई कि अगर 1998 से ही परखना शुरू कर लीजिए तो नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी कुछ भी नहीं, और नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी लोकसभा चुनाव के बारे में सोच भी नहीं सकती है। 1999 में जब नीतीश कुमार थे, उस समय 37.97% वोट एनडीए को मिले थे, बीजेपी और नीतीश साथ थे, और दोनों ने 32 सीटें जीती थी। ये हम 99 का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद 2004 में भी दोनों एक साथ मिलकर लड़े थे, और उस समय भी 37% वोट दोनों को मिलकर मिले थे, और वहां सीटें कम हो गई थी। 2004 में जब शाइनिंग इंडिया फेल हुआ था, 6 सीट जेडीयू को मिली थी, 5 सीट बीजेपी को मिली थी। 2009 में एक बार फिर दोनों ही साथ खड़े थे, और 20 सीट जेडीयू जीती थी और 12 सीट बीजेपी जीती थी, लेकिन वोट का परसेंटेज 37.97% पे आके अटक गया। 2014 की लहर कुछ और थी, कांग्रेस के खिलाफ इस देश में हवा बह रही थी, और उस हवा पर सवार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। लेकिन जो गुजरात में हुआ, नीतीश कुमार के जहन में वो सारी चीजें रही, और वो जानते थे कि बिहार की राजनीति में
मुस्लिम वोटरों का महत्व है, दलितों का महत्व है और उन्हें दरकिनार किया नहीं जा सकता है, तो 2014 में वो साथ खड़े नहीं थे, बिल्कुल अकेले थे। और एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि अगर 2014 में नीतीश और लालू साथ आ गए होते तो फिर 282 का आंकड़ा जो पाया गया था वो 282 का आंकड़ा छू नहीं पाती बीजेपी, क्योंकि 272 के आंकड़े में बड़ा लाभ, उस दौर को अगर याद कीजिएगा तो 2014 में बीजेपी को 22 सीट मिली थी, एलजेपी को 6 सीट मिली थी, आरएलएसपी को 3 सीट मिली थी। लेकिन 2014 के भीतर में अगर जेडीयू और आरजेडी साथ होती तो ये 22 का आंकड़ा नहीं होता। ये एनालिसिस अभी भी दिल्ली में बिहार के मानचित्र को सामने रखकर अक्सर होता है। उस दौर में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के पास 15.80 वोट परसेंट था उस दौर में, यानी लगभग 16%। आरजेडी 20% पर खड़ी थी, जो कि नीतीश के साथ नहीं थी, अलग थी, अकेले थी। उसने यूपीए के दायरे में कांग्रेस के साथ खड़ी थी और कांग्रेस को 8.5% वोट मिले थे, यानी वोट बट गए। यानी बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी 2014 में दोनों तीनों को मिला दीजिएगा तो वह भी वोट लगभग 38-39% से ज्यादा जाता नहीं है। और दूसरी तरफ 2014 में अगर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को मिला देते तो यह वोट था एक झटके में लगभग 43% को पार कर जाता है। मैसेज क्या है? मैसेज पहला यह निकल कर आया कि नीतीश के साथ जो लगभग 16% का वोट है, चाहे वह विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, अपने बूते चुनाव लड़ रहे हो, किसी के साथ लड़ रहे हो, वह उनका कोर वोट बैंक है 16% का। और अगर वो 16% का वोट बैंक बीजेपी के या एनडीए के खाते से निकलकर इस दौर में इंडिया के साथ खड़ा हो जाता है तो फिर बिहार में सुपड़ा साफ होने की स्थिति में बीजेपी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि दूसरी तरफ एलजेपी को साधने के लिए इस बार रामविलास पासवान नहीं है, उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं और दोनों में झगड़ा है। दोनों एक दूसरे के वोट काटेंगे, यह भी सच है। और राजनीतिक तौर पर दोनों किस रास्ते पर कितनी दूर तक एक साथ चल पाएंगे, यह भी सस्पेंस है। तो इस ऑपरेशन का पहला हिस्सा यह था कि अगर नीतीश साथ होते हैं तो क्या लाभ होता, यह 2019 में खुलकर नजर आ गया, जब बीजेपी के पास 17 सीटें आई और 16 सीट नीतीश ने जीती और 6 सीट रामविलास पासवान ने जीती, यानी 40 में से 39 सीट जीत ली थी। उसको रिपीट क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि इस बार तीसरी बार सवाल यह है कि राजनीतिक तौर पर विपक्ष एकजुट है, इस देश का नजरिया बहुत साफ है और बीजेपी जिन माध्यमों से संघर्ष कर रही थी उसको उसने पूरा कर दिया है। तो अब आने वाले वक्त में इस देश के भीतर में वह सवाल उठेंगे कि उनको अपने प्रदेश में क्या क्या चाहिए। यह सवाल उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने भी होगा, बेरोजगारों के सामने भी होगा, दलितों के सामने भी होगा और ओबीसी को लेकर जो राजनीति मथी गई कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हैं, इस राजनीति का एक कालखंड है जो 2024 में कैसे चल पाएगा, खास तौर से तब जब बिहार जाति जनगणना करा चुका है और उत्तर प्रदेश के भीतर इसकी गूंज शुरू हो चली है। इस ऑपरेशन के साथ जो सर्वे निकल कर आ रहा था वो चौंकाने वाला था। नीतीश के बगैर कल्पना मत कीजिए, आपको एक चेहरा चाहिए और आपके पास कोई चेहरा नहीं है। सुशील मोदी एक वक्त चेहरा हुआ करते थे, लेकिन इस दौर में वह किसी काम का रखा नहीं गया उनको, जिस लिहाज से पटना और दिल्ली के बीच वह घूमते रहे और आर्टिकल अखबारों में लिखते रहे, तो सांसद होकर भी उनकी पहुंच पकड़ उस राजनीतिक जमीन से धीरे धीरे गायब होने लगी और जब वो सत्ता में रहे तो नीतीश की परछाई की तौर पर रहे। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए और इसको बिछाने की परिस्थिति में इंतजार किया गया था कि किसी भी तरीके से रुक जाइए, 22 जनवरी तक इसकी आहट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जब उसको लेकर उसकी प्रतिक्रिया देश भर में देखी जाएगी
तो उसके जरिए बात समझ में आएगी कि इसका असर खास तौर से हिंदी पट्टी में और बिहार और यूपी में क्या होने वाला है। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि इतने बड़े मुद्दे का जब आखिरी हिस्से में 22 जनवरी की परिस्थितियां निकल कर आई तो उसमें जनता नहीं थी, उसमें उस दौर के कार सेवक वाली भावना नहीं थी, उस दौर के बीजेपी और आरएसएस के स्वयंसेवकों की सोच सामूहिक और संगठित तौर पर नहीं थी जो 92 में हुआ करती थी। यानी चाहे अनचाहे एक आकलन दिल्ली के भीतर इस बात को लेकर भी हुआ कि एक इतना बड़ा इवेंट अयोध्या में राम मंदिर के जरिए जो हो गया, उस इवेंट के बाद की परिस्थिति क्या उस इवेंट के भरोसे चलेगी या जब तक इवेंट हो रहा था तब तक तो ठीक था। यह ठीक वैसी ही परिस्थिति थी जैसे जिस वक्त बाबरी मस्जिद का जिक्र हो रहा था और रथ यात्रा निकली थी और देश भर में कार सेवक एकजुट हो रहे थे, तो 6 दिसंबर 1992 से पहले की परिस्थिति और उसके बाद की राजनीति इस देश में बदल गई। लेकिन इसका लाभ, उस बदली हुई राजनीति का लाभ कमंडल को नहीं मिला, वो लाभ मंडल को मिल गया। राजनीतिक तौर पर 6 दिसंबर 1992 के बाद नियम कायदे कहते थे कम से कम उत्तर प्रदेश में तो उस सरकार को जरूर जीत कर आना चाहिए था और ज्यादा बड़ी ताकत के साथ जीत कर आना चाहिए था जिस सरकार को बर्खास्त किया गया था। दिल्ली ने बर्खास्त किया था, 5 सरकारों को बर्खास्त किया था, लेकिन सिवाय राजस्थान के वो कहीं नहीं आ पाई और राजस्थान में भी उस समय शेखावत थे तो उनके भरोसे ही जीत कर आई। भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे। और बिहार का संकट यह है कि अगर इस पूरी परिस्थिति को 22 दिसंबर को एक इवेंट के तौर पर देखा गया और कैबिनेट की बैठक में भी जब इस बात पर मुहर लगाने की दिशा में बात बढ़ी कि देखिए यह कैबिनेट बहुत ऐतिहासिक है, सहस्त्राब्दी में ऐसी कैबिनेट होती है जब राम मंदिर का जिक्र हो रहा है और उस पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं और उनके साथ तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, लेकिन राजनीतिक नब्ज धड़क रही थी और कह रही थी कि इस राजनीति या इस इवेंट का लाभ राजनीतिक तौर पर कैसे होगा। ये चाहे कितना भी बड़ा इवेंट करा लीजिए, देश भर के तमाम वीवीआईपी और तमाम लोकप्रिय लोगों को बुला लिया गया और इनकी तादाद बढ़ी थी। ये चाक चौबंद करने की स्थिति विश्व हिंदू परिषद के लिए थी, चंपत राय के लिए थी, जिन्होंने सोचा नहीं था अमिताभ बच्चन भी आ जाएंगे, अंबानीज और अडानीज भी आ जाएंगे, टाटा भी यहां बैठे होंगे, वो पूरी की पूरी फौज बैठी होगी विश्व हिंदू परिषद के एक ट्रस्ट के कार्यक्रम में। कल्पना के परे था, लेकिन पीछे भारत सरकार खड़ी थी, प्रधानमंत्री मोदी खड़े थे, पीएमओ काम कर रहा था, इस देश की पूरी गवर्नेंस उसमें जुटी हुई थी। लेकिन एक इवेंट तो हो सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर जीत कैसे मिलेगी? तो एक पूरी नई ऑपरेशन की बिसात दिल्ली से बिछी जो धीरे धीरे करके पहुंची। अब यहां पर एक दूसरा सवाल आया कि दिल्ली की घबराहट अब क्या हो चली है। दिल्ली की घबराहट सबसे बड़ी अब तेजस्वी के उस प्लान या उस ऐलान को लेकर है जब उन्होंने कह दिया कि अभी खेला खत्म नहीं हुआ है। और बिहार की राजनीति के भीतर जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर सवाल सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है, नीतीश कुमार से जुड़े हुए उन तमाम विधायकों का है, सांसदों का है जो बीते जितवी वक्त से 1.5 बरस हो गए, इस दौर में उन्होंने जो कुछ बीजेपी को लेकर कहा, जो जो संघ को लेकर कहा, राजनीतिक तौर पर संघ जमीन पर काम कर रहा था, यह जानते समझते हुए कि अब नीतीश जा चुके हैं, वो लौटेंगे नहीं। और दिल्ली की बिसात बिछ रही थी कि किसी भी हालत में उनको लेकर आना है, इंतजार वक्त का कीजिए, आखिरी मूवमेंट का कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे कल नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठेंगे, वहां पर बीजेपी के विधायकों की मौजूदगी कुछ देर बाद होगी, वह सबके नंबर गिनेंगे, राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के साथ ही वह अपने नए बहुमत का पेपर भी देंगे जिसमें बीजेपी का लेटर उनके साथ जुड़ा हुआ होगा। ये वो चाहते हैं। अब यहां पर 2 सवाल और है। ये पैनिक बटन दिल्ली में क्यों दब गया? पैनिक बटन दबने के पीछे की सबसे बड़ी वजह वही सर्वे है जिस सर्वे के भीतर इस बात को भी चिन्हित किया गया कि अगर नीतीश कुमार के तमाम विधायक 29 और तमाम एमपीज अगर उनको उतनी ही सीट दे दी जाए तो वह चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इस पे संशय की स्थिति है।
तो अगला सवाल खड़ा हुआ, क्या वाकई उतनी ही सीटों पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी जो पिछली बार थे? 17-17 सीटों पर दोनों लड़ेगी, या उसमें कुछ बदलाव होगा? तब कहा गया पहले प्रशासन अपने हाथ में लीजिए, अन्यथा स्थिति विकट हो जाएगी। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सबको पता है कि अब पार्लियामेंट शुरू होगी। पार्लियामेंट शुरू होने के बाद बजट आ जाएगा। बजट खत्म होते होते 9 तारीख को पार्लियामेंट खत्म होगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन किसी दिन भी घंटी बजा सकता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिए। उसके बाद चीजें नहीं होंगी, तो टाइम मेंटेन किया गया और उस वक्त के हिसाब से चीजों को डेवलप किया गया। और नीतीश कुमार की जरूरत और नीतीश कुमार की मजबूरी, इन दोनों परिस्थितियों का असल खेल उस चौथे शख्स ने किया जो राजभवन में मौजूद था। कौन था वो? राजनीतिक तौर पर क्या दिल्ली से भेजा गया था, या उसकी मौजूदगी बिहार के राजनीतिक कद्दावर समझदार नेता के तौर पर है, समाज सेवी के तौर पर है? कौन थे वो शख्स और राजनीतिक तौर पर कौन सा पाठ उस दौर में सामने रखा गया जिसमें कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है? इसकी जानकारी एक शाम पहले ही हो गई थी बिहार सरकार को। और क्या क्या हो सकता था उसके बाद की परिस्थिति भी थी, लेकिन सवाल था एक कदम पहले आपको बढ़ाना होगा। सवाल यह नहीं कि कौन दूध का जला है और फूक फूक कर बढ़ रहा है, सवाल यह है कि दिल्ली की इतनी बड़ी जरूरत क्यों पड़ गई और दिल्ली इस बात के एहसास तले क्यों खत्म हो रही है कि अगर राजनीति को साधना है तो अपने ऑपरेशन को लगातार हमेशा चालू रखना है। और इसीलिए बंगाल में ममता बनर्जी है, बिहार में नीतीश कुमार हैं और पंजाब में केजरीवाल का जिक्र हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जिक्र हो रहा है। और अखिलेश यादव ने भी आज हड़बड़ाहट में 11 सीटों का ऐलान क्यों कर दिया? क्योंकि बिहार के बाद तो उत्तर प्रदेश में यह यात्रा आनी है। ऑपरेशन के हिस्से में उत्तर प्रदेश भी आता है और इस ऑपरेशन के हिस्से में सिर्फ मायावती नहीं है, मौजूदा वक्त में इंडिया के गठबंधन के साथी सहयोगी भी हैं। तो इस ऑपरेशन की बिसात उस इंडिया को लेकर है जिसमें प्यादे के तौर पर कहीं ममता को खड़ा होना है, कहीं प्यादे के तौर पर नीतीश को खड़ा होना है। और जो आगे खड़ा होगा सभी को यह लगेगा कि वह अपनी जगह वजीर हो गया, लेकिन ऑपरेशन और उसकी लगाम जिन हाथों में है वह कल पहुंचेंगे पटना और उस उत्सव में शामिल होंगे जिस उत्सव को देखने के लिए भारतीय राजनीति में ऐसी परिकल्पना कभी किसी ने की नहीं होगी जो हो रहा है। आखिर के दो बड़े सवाल, नीतीश कुमार जिस रास्ते निकल पड़े हैं उसका सबसे बड़ा लाभ किसे मिलेगा? लोकसभा में बीजेपी को मिलेगा, विधानसभा में आरजेडी को मिलेगा। लेकिन जिस रास्ते तेजस्वी और लालू यादव निकल पड़े हैं उस रास्ते 2024 की बिसात डगमगा जाएगी। तब बीजेपी क्या करेगी? तो बीजेपी ने उस पूरी बिसात की लगाम को अब भी अपने हाथ में रखा है, यह कहते और समझते हुए अगर पल्ला झाड़ना पड़े तो नीतीश को ही भुगतना होगा। बीजेपी ने तो कभी कहा ही नहीं कि उसने कोई ऑपरेशन किया या वह साथ में खड़ी है। तय तो नीतीश कर रहे हैं और उन्हीं के तय के आसरे बीजेपी को लगता है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए तो वो साथ आकर खड़ी है, सिवाय इसके उसका कोई योगदान नहीं है। और दूसरी परिस्थिति उस इंडिया के साथ जुड़ चुकी है जहां पर कांग्रेस को सोचना होगा वो अकेले चले या ना चले। राजनीतिक तौर पर ये दो परिस्थितियां अगले 2 दिनों में इसलिए नजर आएगी क्योंकि कल आरजेडी की बिसात, तेजस्वी की चाल, जनता दल यूनाइटेड के एमएलएस की परिस्थिति और बीजेपी का निर्णय छुपा है। तो दूसरी तरफ परसों के बाद से बिहार में जो 2 दिनों तक यात्रा रहेगी वह
इस संदेश के साथ आगे यूपी में बढ़ेगी कि अब रास्ता अकेले का है या कोई और प्यादा इस दौर में खड़ा तो नहीं हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।